अल्टरनेटिंग ईएमएफ का हमें करना है। तो टॉपिक आज डालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सेम बात है जैसे वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। नंदनी, ईएमएफ का मतलब समझ गए थे आप? नंदनी, नहीं सर, वही पूछना शायद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कुछ क्लास में जब आपने देखा तो कोई डाउट आया? कितने डाउट आए? मेरे 1 मिनट। एक। नहीं, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो ईएमएफ होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है? जो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, बैटरी या सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। बस फर्क ये होता है कि अगर बैटरी सर्किट में नहीं है, मतलब बाहर है, तो उसे ईएमएफ कह देंगे। अगर बैटरी सर्किट में इन्वॉल्व है, उसमें से करंट निकल रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये अभी के लिए डिफरेंस समझ लो, ठीक है? यानी कि अगर मैं ईएमएफ बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। और कोई डाउट? नहीं, फर्स्ट क्लास में था नहीं, समझ लिया था सारा। ओके, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अगेन वही बात, हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को दो और अलग नाम से मैंने बोला था, दैट इज वर्चुअल एंड इफेक्टिव वैल्यू। ये ध्यान रखना, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, ये तीन तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है? तो अगेन बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन वही सेम चीज है, बस वहां पे करंट की बात हो रही थी, यहाँ पे ईएमएफ की बात हो रही है। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, रूट मीन स्क्वायर value of alternating EMF, root means square value of alternating EMF is defined as that value of steady voltage, is defined as that value of steady voltage, is defined as that value of steady voltage which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat in a given resistance, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time, in a given time, as is done by, as is done by the alternating EMF, as is done by the alternating EMF when applied to the same resistance, when applied to the same resistance for the same time, when applied to the same resistance for the same time. Root mean square value is defined as that value of steady voltage which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the alternating EMF when applied to the same resistance for the same time. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। समझने के लिए सेम बात, आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई में वो कह रहा है कि अगर एक कोई कांस्टेंट ईएमएफ है, मैंने बोला था कि मीन वैल्यू होता है हाफ साइकिल के लिए, मीन वैल्यू होता है हाफ साइकिल के लिए, जबकि आरएमएस वैल्यू पूरे टाइम के लिए होता है, टी टाइम के लिए, पूरे साइकिल के लिए, ठीक है? तो ये कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट ईएमएफ एक सर्किट में, एक रेजिस्टेंस में टी टाइम के लिए एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है। अगर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट उतने ही टाइम में उसी रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर देगा, तो उसे हम क्या कह देंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ।
कांस्टेंट ईएमएफ किसी सर्किट में, किसी रेजिस्टेंस में, किसी टाइम के लिए अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है और अगर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर देगा, तो इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम क्या बोल देंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर? सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? ओके। निशु का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, एक मिनट। इतनी बात क्लियर है? तो ये आप समझ गए, डेफिनेशन समझ गए। अब आ गई डेरिवेशन वाली पार्ट। तो डेरिवेशन सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, बस वहां पे हम करंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे ईएमएफ की बात करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। और ईएमएफ की अगर आप बात कर रहे हो तो ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाय आर। उसी चीज को हम यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो लेट हम कर लेते हैं कि डेरिवेशन करते समय कि लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो डिनोट करेंगे वो क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। क्या होगा? साइन ओमेगा टी। ये हो गया ई नोट साइन ओमेगा टी। और मान लीजिए कि ये जो करंट है, यानी कि बेसिकली जो ये ईएमएफ है जो जनरेट होगा वो स्मॉल टाइम के लिए अगर dt के लिए होगा किसी रेजिस्टेंस R में, तो कितना करेगा? तो लेट dH with a small amount of heat generated in resistance R for small time dt, है ना? तो अगर DH जनरेट हो रहा है इसकी वजह से, यानी कि हीट जनरेट हो रहा है, और हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, I स्क्वायर R इंटू में T। तो DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R इंटू में T dt। बट आपको पता है कि यहाँ पे ईएमएफ वाली बात हो रही है, तो अगर ईएमएफ वाली बात हो रही है तो हम आई की यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में आर। और V को ही हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा DH E स्क्वायर बाय R इंटू में DT। ठीक है? DH इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन में R DT। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, E की वैल्यू हमने क्या लिया है? E नॉट साइन ओमेगा टी। तो DH इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? DH इज इक्वल टू मिल गया E नॉट का स्क्वायर अपॉन में R साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। ठीक है? अब मान लीजिए आप क्या निकाल रहे हो? फॉर कंप्लीट साइकिल, इसका मतलब 0 से लेकर t के बीच में। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट h, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करना है, तो ये DH है यानी कि डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई नॉट का स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। लिमिट कहाँ से लगेगी? 0 से t के लिए।
कहाँ से टाइम लिमिट लगेगी? 0 से t के लिए, तो 0 से t। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको पता है कि जो ई नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि पीक वैल्यू होती है ई नॉट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड है वो बाहर आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? ई नॉट स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन 0 से t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके। अब लास्ट क्लास में मैंने साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बताया था जो इंटीग्रेशन में यूज होता है, और मैंने बोला था ये आप याद रख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला था वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 था जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसके लिए इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कहीं साइड में लिख लें। तो इसका यूज अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ई नॉट स्क्वायर बाय आर, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं, पहले इसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर दें, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 डी टी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो 2 को अगर बाहर निकाल सकते हो, 2 को अगर बाहर निकाल सकते हो तो ये क्या बन जाएगा? ई नॉट स्क्वायर बाय 2r, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन। तो अब इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा 1 का, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा बट जाएंगे। तो आप देखो कैसे होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी डी टी 0 से t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिवा नंदनी के, क्योंकि नंदिनी ने क्लास नहीं देखी है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता था? x। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। t और लिमिट क्या है? 0 से t। लिमिट क्या है? 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा, तो cos का इंटीग्रेशन साइन अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट क्या लग जाएगी? 0 से t, 0 से t। ठीक है, अभी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? h इज इक्वल टू ई नॉट बाय 2r स्क्वायर अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, तो क्या आया? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, और 0 पुट कर दोगे तो साइन 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? h इज इक्वल टू क्या मिल गया? ई नोट स्क्वायर बाय 2r, ई नोट स्क्वायर बाय 2r, t माइनस 0 यानी t, और माइनस हटेगा तो साइन 0 की वैल्यू वैसी 0 होती है। ओमेगा 2 t की वैल्यू मैंने बताया था, ओमेगा t किसके बराबर होता है? 2 पाई के। ओमेगा t किसके बराबर होता है? 2 पाई के, तो साइन 2 पाई रखोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा माइनस 0। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कैसे आया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, तो टी ऊपर जाएगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 2 पाई पुट किया तो कितना बन गया? 4 पाई। अब साइन पाई मतलब साइन 180, साइन पाई मतलब साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। साइन 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और 0 से अगर कितना भी मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर क्या आना है? 0। इसका मतलब साइन 4 पाई वैल्यू की क्या आ जाएगी? 0। साइन 4 पाई की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, है ना? तो साइन 4 पाई की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो आप क्या कर दोगे? इसकी जगह भी क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। तो इसकी जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? h इज इक्वल टू मिल जाएगा ई नॉट स्क्वायर ये बाय 2r t माइनस 0 माइनस 0, तो आपको h इज इक्वल टू क्या मिला? ई नॉट स्क्वायर बाय ई नॉट स्क्वायर t बाय 2r। ये आई इक्वेशन 1। ई नॉट स्क्वायर टी बाय 2r, ये h की वैल्यू यहाँ से आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
No, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो क्योंकि ये वाला पोर्शन नेट करना। अल्टरनेटिव, हाँ मनीष, अगर आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है तो इफेक्टिव बोल सकते हो आरएमएस वैल्यू को, और वर्चुअल भी बोल सकते हो। मतलब नेम सेम है, चाहे आरएमएस बोलो, इफेक्टिव बोलो या वर्चुअल बोलो, बात सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। रचित, आप कहाँ से बोल रहे हो रिपीट करने के लिए? रचित, मनीष, कुछ पूछना है आपको? डेफिनेशन रिपीट करनी है तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ is defined as that value of steady voltage is defined as that value of steady voltage which would generate the same amount of heat which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time in a given resistance in a given time, as is done by the alternating EMF as is done by the alternating EMF when applied to the same resistance when applied to the same resistance for the same time for the same time। मनीष, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ओके, बोल दिया करो ना, ऐसे मेरे को चैट पे ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैंने बोला आप लोग बोल दिया करो। तो हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिया, फिर हमने माना कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है वो जनरेट होगा स्मॉल टाइम में, किसमें, रेजिस्टेंस में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। क्योंकि देखो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर के हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर का एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से हीट का फॉर्मूला बन गया, जिसमें ईएमएफ और रेजिस्टेंस आ गया। ईएमएफ हमने निकला ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की जगह पे पुट कर दिया ई नॉट, तो स्क्वायर है तो ई नॉट स्क्वायर साइन ओ स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में आर डी टी। अब टोटल निकालना, तो टोटल के लिए हमने कर दिया इंटीग्रेशन, किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करोगे, ई नॉट स्क्वायर बाय आर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन में 2, फिर 2 भी बाहर निकाल लिया 1, और इसको अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन टी हुआ, इसका इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा हो गया, लिमिट पुट कर दी तो ये 0 हो गया, साइन 2 ओमेगा टी माइनस 0, तो साइन 0 0 होता है, साइन ओमेगा टी की जगह पे 2 पाई पुट किया तो 4 पाई बन गया, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ टी। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 आर। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई? ये तो हमने निकाला कांस्टेंट के बेस पे। अब अगर मान लो कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको भी इतना ही भेजना होगा, इतना भेजेगा तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जितना ये भेज रहा है उतना ही वो भेज दे। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, आई गेस नोट कर लिया होगा सबने। तो लेट ईवी जो है वो वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू है, बी द वर्चुअल और इफेक्टिव। सर क्या ये इफेक्टिव वैल्यू, मतलब कौन अब सी हम वैल्यू क्या की? निकाल रहे हैं ये, अभी क्या निकाला कहाँ निकाल है, रहे हैं अभी हम? तो ये पार्ट ही हुआ है ना। ये हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा कि जो कांस्टेंट ईएमएफ है वो जितना हीट जनरेट करेगा, अगर उतना ही हीट अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कर दे तो उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे। ठीक है,
तो ये जो हमने हीट लिया ये कांस्टेंट ईएमएफ की वजह से लिया, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो स्मॉल टाइम के लिए वो कांस्टेंट होगा। तो हमने मान लिया कि स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट ईएमएफ ले लिया, जिसमें उसने कितना हीट जनरेट किया, इतना। फिर हम मान ले कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ मान रहे हैं जो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे, उतना ही जितना इसने किया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ई इफेक्टिव। ठीक है, तो उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम क्या बोल देंगे, ई इफेक्टिव, यानी अल्टरनेटिंग वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब हम इक्वेट करेंगे अल्टरनेटिंग को और कांस्टेंट को। ये कांस्टेंट के हिसाब से निकाला है, अब ये अल्टरनेटिंग के हिसाब से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। Okay. तो लेट ईवी बी द वर्चुअल और इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो ये कितना जनरेट करेगा, उतना ही जनरेट करेगा, ई स्क्वायर बाय आर इंटू में टी, है ना। वहां पे स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट माना था, अब ये तो कंप्लीट साइकिल के लिए मानोगे ना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो पूरे कंप्लीट साइकिल में है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉरी हाई हीट निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय आर अपॉन इंटू में टी। ये फॉर्मूला समझ में आया ना, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू में टी, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। तो वी की जगह पे ई पुट कर दिया, और ई कौन सा पुट किया, इफेक्टिव वैल्यू वाला। ठीक है, तो ये हमने किया है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये इक्वेशन बन गई 2। ये किसकी वजह से आया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से। ये किसकी वजह से आया, कांस्टेंट की वजह से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, ई वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी इज इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाय 2r इंटू में टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ई वी इज इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट ई नोट स्क्वायर बाय 2, है ना। तो ई वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई वी इज इक्वल टू आ गया 1 बाय ई नोट बाय रूट 2। तो ई वी 1 बाय रूट 2 की वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.707, नहीं 637 ना, 707, 707, Yes, sir. 707 ऑफ ई नोट। तो अगर परसेंटेज में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 70.7% ऑफ ई नोट। यही हमें निकालना था। इसका मतलब कि जो पीक वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू, पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा वो सिर्फ 70.7% होता है पूरे साइकिल के लिए। समझ गए, जैसे कि ये मैंने ग्राफ बना के दिखाया था इस तरीके से, तो ये पीक वैल्यू हो गया। तो इस यहाँ से यहाँ तक के लिए जब आप इफेक्टिव वैल्यू निकालोगे तो वो पीक वैल्यू का सिर्फ 70.7% ही होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिंक सेम ही होता है, मैं देख रहा था लिंक सेम होता है जो मैं भेजता हूँ, और आप उसी लिंक को क्लिक करोगे तो दोबारा कनेक्ट हो जाता है, लिंक में कोई चेंज नहीं आता है। Yes, sir. हम्म, सर सेम ही क्लास होती है ना, हर बार एक ही रूम बनता है वो। हाँ हाँ, तो मैं वो समझ रहा था डिफरेंट होता होगा। ठीक है, तो मैं समझा रहा था कि हम सर्किट अलग अलग लेंगे, जिसमें एक इंडक्टर होगा, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। तो एसी सर्किट अभी हम ले रहे हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस होंगी, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हो गया और एसी सप्लाई हो गया। अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है, एसी सप्लाई है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या देगा, वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अगर आप देखो तो E इज इक्वल टू, ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू होगा आई आर, इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। सो हम कह सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नोड साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, I इज इक्वल टू आ गया ई नोड बाय आर साइन ओमेगा टी। ये आई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई नोट साइन आई इज इक्वल टू ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ई नोट पीक वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू, आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम क्या ले लेंगे, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो।
और इसको इक्वेशन 2 और इसको 3 मान लो। अगर हम इक्वेशन या इसको रुको 2 और इसको यही रख दो 2 ले लो, एज यहाँ पे लिख दोगे कि जो आई नोड है वो किसके बराबर है, ए नोड बाय आर के। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप देखो ईएमएफ क्या था हमारा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट जो आया वो भी क्या आ गया, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो दोनों के अगर फेज डिफरेंस देखो तो फेज डिफरेंस क्या है, फेज कैसा है, सेम है, ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, दोनों का जो फेज है वो क्या है, सेम। तो अगर फेज सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? क्लियर है तो एक बार यस डन चैट पे लिख दो या बोल दो। यस यस सर। यस यहाँ सर। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो अब यही चीज हमें रेजिस्टेंस का हमने करा, यही सेम चीज हमें कैपेसिटर के केस में करना है और यही चीज हमें इंडक्टर के केस में करना है, पर वहां पे अलग रिजल्ट आएगा हमारा। अभी के लिए जो है हमने देखा कि जो E और I नोट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बोथ आर इन सेम फेज है। ऑन comparing equation 1 and 2, alternating EMF and alternating current are in same phase, ठीक है, सेम फेज कंपेयर करने पे। अब बात आती है फेजर डायग्राम की। चैप्टर 7 से फेजर डायग्राम के ऊपर बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम आपको ध्यान रखना है, फेजर, ठीक है। फेजर डायग्राम का मतलब है फेज के बेस पे डायग्राम बनाना। ये जो फेज दिखा रहे हैं ओमेगा टी, इनके बेस पे क्या बनाना, डायग्राम बनाना, ठीक है। तो दोनों का अगर मान लीजिए ये ओमेगा टी है तो ये देखिए यहाँ पे तो ये आ गया आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। ये क्या आ गया आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और करंट भी सेम फेज में है। सेम फेज में मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, फिर 270, 360, इतना आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। तो अगर सेम फेज से स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी एंगल से ईएमएफ स्टार्ट होगा उतने ही एंगल से ये भी स्टार्ट होगा। यानी कि अगर ईएमएफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो करंट भी यहीं से स्टार्ट होगा और वो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड उसका कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शो कर रहा है ईएमएफ को और ये शो कर रहा है करंट को, ठीक है। ये शो कर रहा है ईएमएफ को और ये शो कर रहा है करंट को। तो किसी एक पॉइंट पे आप देख लो, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट पे, तो ठीक है, सेम लेवल हो गया। तो यानी कि अगर ओमेगा टी दोनों का एंगल है तो ये हो गया, शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जिसमें ये ओमेगा टी है, और यही शो कर रहा है करंट, ये शो कर रहा है करंट। ये पीक वैल्यू एक तरीके से समझ लो। ये होता है फेजर डायग्राम, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं फेजर डायग्राम, क्योंकि आपने फेज दिखाते हुए एक एम्पलीट्यूड को दिखाया है एक ग्राफ पे दिखाया है। कैसे, वेव प्रोपगेशन के बेस पे हमने ग्राफ को बनाया है। सिंपल क्या किया है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ वेरी करेगा, तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये चीज हमने पहले ही बताई थी मैंने कि अल्टरनेटिंग करंट होता है तो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है। अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो या करंट हो, दोनों ही वेरी करेंगे, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी वेरी कर रहा है और अल्टरनेटिंग करंट भी वेरी कर रहा है। अब डिपेंडिंग कि किस एंगल पे वेरी करेंगे, तो अगर हमने देखा कि पहले ईएमएफ को देखा तो वो ओमेगा टी पे वेरी कर रहा है, तो हमने जस्ट मान लिया कि यहाँ से ओमेगा टी पे ये वेरी कर रहा है। फिर हमने करंट निकाला तो करंट भी किस में वेरी कर रहा है, ओमेगा टी पे वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो एंगल इसका है वही एंगल इसका भी है, तो ये भी यहीं से ही वेरी करेगा, जस्ट इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा करंट का। फिर हमने इसका लेवल लिया, लेवल देखते हुए हमने देखा ये ई नोट बन गया और ये आई नोट बन गया, जिसमें ये एंगल क्या दिखा दिया हमने, ओमेगा टी, यानी कि फेज शो कर दिया ओमेगा टी। ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। ये बात सभी को क्लियर है?
Yes, sir. किसी को Yes, दोबारा sir. समझना Yes, हो? sir. तो लास्ट में एक लाइन, इसको फिर आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट में एक लाइन लिखेंगे। नोट कर लो तो बता देना, फिर मैं लास्ट में एक लाइन लिखवाता हूँ। सर हाँ जी। सर साइन की जगह अगर कॉस हुआ तो? साइन की जगह कॉस हुआ तो कॉस के अकॉर्डिंग चलेगा, सारा कुछ कॉस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा फिर आपको, सब कुछ। ठीक है सर। बट कॉस को हम नहीं लेते हैं, साइन को लेते हैं। इसके पीछे एक रीजन होता है। साइन का रीजन देखो, साइन जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो उसकी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स पोर्शन में अगर देखें तो वैल्यूज कैलकुलेट करना, उसको स्टडी करना इजी हो जाता है। जबकि कॉस की वैल्यू जीरो से ही वन मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होती है, तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि उसकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश हम करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ अजम्पशन लेते हैं या कोई भी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो इजी से स्टार्ट हो। इसलिए हम कई सारे अजम्पशंस लगाते हैं, बहुत चीज़ होते हैं ताकि वो इजी हो जाए। ठीक है, इसलिए हम साइन कर्व लेते हैं। वो आगे चल के साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन आएगा। अगर मान लो दोनों में वेरिएशन आ गया फेज का, तो वो साइन कॉस में चेंज हो सकता है। इस तरीके से हम करते हैं। समीर, अब आराम से कनेक्ट हो जाती है तेरी क्लास। क्या किया तूने? सर वो VPN वाला जुगाड़। अच्छा, वीपीएन वाला जुगाड़। ग्रुप में बाकी Yes, बच्चों के लिए भी डाल दे वो जुगाड़, ताकि बाकी बच्चे भी आराम से कनेक्ट कर लें। ठीक है सर। कुछ करना है क्या सर? हो गया, डन हो गया। तो लास्ट में एक लाइन लिख Yes, sir. लीजिए, देयरफॉर इन एन एसी सर्किट। लास्ट में एक लाइन लिखिए, देयरफॉर इन एन एसी सर्किट containing resistance only, therefore in an AC circuit containing resistance only, the voltage and current are in same phase as shown in figure, are in same phase as shown in figure. Therefore, in an AC circuit containing resistance only, the voltage and current are in same phase as shown in figure. सर रिपीट करना एक बार। Therefore, in an AC circuit, containing resistance only, the voltage and current are in the same phase, as shown in the figure. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक
AC circuit containing inductance only. AC circuit containing inductance only. अब इंडक्टेंस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड होता है, ठीक है। अब सोलेनॉइड होगा तो बेसिकली आपको उसके अंदर सोलेनॉइड का एक कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 6 में पढ़ा कि जैसे क्या पढ़ा कि अगर इंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, क्योंकि करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। करंट की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और अगर करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो कॉइल है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर लिंक करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देयर वुड बी सर वो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर वुड बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या था? मानसी बताएगी। पता नहीं सर। पता नहीं, और किसको पता है? मानसी बताएगी। पता है मानसी? फॉर्मूला पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? रचित रचित माइनस सर डी हाफ पाई बाई बीएल डी टी। ओमेगा। माइनस डी फाइव बाई डी टी, पर इंडक्टर के केस में क्या आया था? सर हाफ बीएल स्क्वायर ओमेगा। क्लास किसने लेफ्ट करी है? आशीष ने? आशीष। सर हाफ बीएल स्क्वायर ओमेगा। इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर। मनीष क्या था? क्या था फॉर्मूला मनीष इंडक्टर के केस में? एल डी आई बाई डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस, ये था फॉर्मूला, माइनस एल डी आई बाई डी टी। नंदनी ये चैप्टर 6 में है, आप साथ साथ पीछे के चैप्टर्स करना शुरू कर देना। ये 2 चैप्टर कल दिए थे, वो भी 2 क्लास नहीं हुई खत्म जल्दी से हैं। सर कर लूंगी। कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इंडक्टर है और एसी सप्लाई है। अगेन एज आपको पता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जाएगा, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लेंगे पहले, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस ईएमएफ में जो करंट होगा, मतलब इंडक्टेंस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव लेंगे एल डी आई बाई डी टी। तो एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जो कि E किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिली आपको, क्योंकि हमें करंट निकालना है तो करंट के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो डी आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, एल नीचे चला गया, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय एल। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो सर ये कैसे टोटल आ गया सर? ये कैसे आ गया, क्या कैसे आ गया, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, हाँ एल डी आई बाई डी टी होता है Yes, sir. इंड्यूस ईएमएफ। ये तो समझ में आया ना, ये कहाँ से आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। तो हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली है, क्योंकि
जो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए हमें, क्योंकि ये तो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो करंट को मेंटेन करने के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होगी, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली एल डी आई बाई डी टी। बट ये इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर है? ई नोट साइन ओमेगा टी के, तो इक्वेट कर दिया ई नोट साइन ओमेगा टी, तो डी टी ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, तो डी आई इज इक्वल टू ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। ठीक है। तो फॉर टोटल वैल्यू आप क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया? ई नोट कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ई नोट एंड एल बाहर आ गया। द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, ये बताइए द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। सर माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। मैंने बताया बहुत बार, हर क्लास में बता रहा हूँ कि ओमेगा कांस्टेंट होता है, और जब भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगी तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपके पास मैथ्स है तो ये आप वहाँ पे सीखेंगे, और अगर मैथ्स नहीं है तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आप माइंड में रख लो कि अगर कॉस ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी अगर टर्म है तो वो सब नीचे आ जाएंगे, टी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टी क्या है? वेरिएबल। ठीक है, तो ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? ई नॉट बाय माइनस का ई नॉट बाय ओमेगा एल, क्या मिल गया? ई नॉट बाय ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई नॉट एक्सएल को हम लिखते हैं, सॉरी ओमेगा इंटू एल को लिखते हैं एक्स इंटू, और सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा, सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा एल। ठीक है, ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या है? सब्सक्रिप्ट में एक्स इन सब्सक्रिप्ट में एल यानी एक्सएल। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब वेयर आप लिख सकते हो, वेयर एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल के बराबर, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ओमेगा एल के, जहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एल है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली समझ लो, जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस इन इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में एल। तो सिंपली ये समझ लो एक तरीके का रेजिस्टेंस है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, जो करंट फ्लो में डिफिकल्टी पैदा करेगा। तो पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। क्योंकि ये इंडक्टर का है तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी। तो हमें करंट और ईएमएफ ही निकालना था। ईएमएफ हमारा आया ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट आ गया आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, आप अगर कंपेयर करोगे तो लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे, मास को लेंथ के साथ तो कंपेयर करोगे नहीं, या टाइम को लेंथ के साथ कंपेयर तो करेंगे नहीं, कंपेयर हम सेम यूनिट में ही करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें ईएमएफ और करंट को कंपेयर करना है, ये देखना है कि कौन आगे कौन पीछे या सेम है, तो हमें उसको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये साइन है तो इसको साइन में लाना पड़ेगा, या इसको कॉस में, या सेम, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो अब आप मेरे को बताओ, जितने यहाँ पे मैथ्स वाले हैं, कॉस ओमेगा टी को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? है कोई यहाँ पे मैथ वाला? है कोई? रचित है? सर क्या?
कि cos ओमेगा टी को मैं साइन में कन्वर्ट साइन करना, 19 माइनस थीटा से कर सकते साइन हैं। Yes, 90 sir. माइनस थीटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा। तो cos ओमेगा यानी cos थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या आप बोलो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई नोट साइन 90 को हम यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, Omega T. ठीक है। तो ओमेगा टी यहाँ पे एंगल है, तो ये हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो साइड में लिख लेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है। अब इस माइनस को ले जाएंगे अंदर, तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, अब आई और ई को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि ये भी साइन में है और ये भी साइन में है। तो अगर आप देखोगे, अगर ईएमएफ के पास एंगल ओमेगा टी है तो आई करंट के पास जो एंगल है वो ओमेगा टी में 90 कम है, ठीक है। एंगल क्या है, 90 कम है। इसका मतलब जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे चल रहा है, करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, यानी इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस आया पोटेंशियल और करंट के बीच का वो कितना आया, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आया। क्योंकि ओमेगा टी तो सेम है पर इसके पास 90 कम है, 90 डिग्री एंगल कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये करंट ईएमएफ से पीछे है, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझ में आया, इसका फेजर डायग्राम बनेगा पर बनाने के लिए आपको दिखेगा नहीं, इसको नोट कर लो, फिर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ इसका। कर लिया सर नोट। कर लिया, सबने कर लिया? यस सर कर लिया होगा। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। यस सर कर लिया। रचित, निशु, नंदनी, मानसी, दिव्यांशु, Yes, sir. हो गया नोट? Yes. चलो तो हो गया, तो फिर देखिए ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे फेजर डायग्राम हम बनाएंगे, इस वाली इस तरफ बना देते हैं। तो देखिए फेजर डायग्राम बनेगा इस तरीके से। तो ईएमएफ ओमेगा टी था, तो ये मान लेते हैं कि ईएमएफ को हम फिक्स लेके चल रहे हैं कि वो ये है, ठीक है। ईएमएफ को हम फिक्स लेके चल रहे हैं, तो ये क्या है, हमने ओमेगा टी माना है, तो ओमेगा टी से वो 90 कम है, तो 90 कम कितना जाएगा, ये 90 कम कितना जाएगा, यही जाएगा ना। तो इसका स्टार्ट होगा तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से ये जाएगा। तो ये 90 जा रहा है, तो 90 डिग्री पीछे आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब 90 डिग्री पीछे आ गया, तो अब इस पे अगर आप देखो, ये पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये इधर गया और ये इधर आया, ठीक है। इस टाइम पे अगर देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, ईएमएफ यानी कि ई नोट जो कि ओमेगा टी है, ठीक है। और ये क्या दिखाएगा आपको, 90 डिग्री पीछे आई नोट, यानी कि ये अगर बनाओगे तो ये 90 डिग्री पीछे आ गया, ठीक है। इसमें ओमेगा टी में 90 माइनस किया तो ये पीछे आ गया बैक साइड। तो ये इसका फेजर डायग्राम बन गया। ये आपको दिखा रहा है ई को, ये दिखा रहा है आपका आई, ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। बना लीजिए। ये ध्यान रखना है, ये एंगल ओमेगा टी है और ये 90 डिग्री पीछे आई नोट। और बनाने के बाद फिर एक लाइन लिखेंगे, किसी की क्लास तो नहीं है? No, सर sir. होगा। ठीक है।
क्योंकि ये इसमें भी एक दो पॉइंट समझाने हैं, वो मैं समझा दूं। बना लिया होगा तो लाइन लिख लेंगे। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, in an AC circuit containing inductor only, alternating current lags behind, alternating current lags, LAGS, alternating current lags behind the alternating voltage, alternating current lags behind the alternating voltage by a phase angle of pi by 2, by a phase angle of pi by 2 or 90 degree, by a phase angle of pi by 2 or 90 degree. In an AC circuit containing inductor only, alternating current lags behind the alternating voltage by a phase angle of pi by 2 or 90 degree. कुछ यहाँ तक आपने अगर डायग्राम बना लिया है, सब समझ लिया है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल, कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल है। ओमेगा इज इक्वल टू, अगर आपको पता हो तो 2 पाई न्यू के बराबर होता है, यानी कि जो XL है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। हम जब अल्टरनेटिंग EMF की बात करते हैं या अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो ये क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी, कि एक टाइम में कितनी बार वो फ्रिक्वेंट कर रहा है, यानी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आज एज आपको पता है कि AC ये होता है और DC ये होता है, यानी कि ये AC हो गया और ये DC हो गया डायरेक्ट करंट। DC में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, देख रहे हो, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो एज अगर आप देखें कि अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगी, अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगी तो XL क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। XL 0 होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इंडक्टर है वो DC करंट के लिए 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडक्टर जो है वो DC के लिए, यानी डायरेक्ट करंट के लिए, यानी कि अगर आप बैटरी लगाओगे, सेल लगाओगे, तो उससे जो करंट इंडक्टर में जाएगा, तो इंडक्टर विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस फॉर DC। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो XL की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लो, ये डायग्राम के बेस पे समझ लेना। बहुत छोटी सी बात है पर एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया। अब यहाँ आज जो हमने क्लास में पढ़ा उसको लेके अगर कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? नो सर। बाकी No, सब sir. रिप्लाई कर दिया करो टाइम से। नो सर। हाँ, ऑनलाइन क्लास का फायदा मत उठाया करो, ठीक है? नंदनी समझ में आया? सेकंड क्लास नहीं देखी थी यस फिर भी सर, आया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। क्या नहीं समझ में आया? ये जो बीच में ये जो आपने एक ग्राफ बनाया है, हाँ, तो आप बोल क्यों नहीं रही? ग्राफ इसके समझ में नहीं अंदर आ रहा? ग्राफ में क्या नहीं समझ में नहीं, आ रहा? मतलब आ गया मेरे को। अभी मैं वापस से देखूंगी वीडियो यूट्यूब पे, आप डालोगे। ओके, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि हो सकता है कि एक बार में अभी लगे कि आपको समझ में आ जाए, पर जैसी 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 क्लास खत्म हो तब तक भूल भी जाओ। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तो रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखें। जिस टॉपिक में भी हल्का सा भी डाउट है उसको दोबारा देख के डाउट क्लियर करें, और फिर भी नहीं हो रहा है तो दोबारा पूछें, नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें। कि चैप्टर अल्टरनेटिंग देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग हिल जाता है, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना है, अल्टरनेटिंग करंट AC। क्लियर है?
तो आई होप मानसी कोई डाउट समझ में आ रहा है सब? मानसी यस सर आ रहा है? यस सर हाँ सर वीडियो अटक तो नहीं रही? नहीं सर ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को दोबारा से सर रिवाइज करो। हाँ जी, सर मुझे है हाँ बोलो। असाइनमेंट से रिलेटेड है असाइनमेंट से रिलेटेड है, पूछिए। असाइनमेंट से रिलेटेड है तो मेरे को सर असाइनमेंट 2 लिख, मार्क्स हाँ मैं असाइनमेंट लेके 2 आता हूँ मार्क्स एक की मिनट। जो